स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एक डेटाबेस है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों की सूची होती है। 2. इसका उद्देश्य देश में निवास करने वाले लोगों का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है। 3. एनपीआर पहली बार वर्ष 2010 में एकत्रित किया गया था और इसे अभी तक अद्यतन नहीं किया गया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या एनपीआर यह एक डेटाबेस है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों की सूची होती है, अतः कथन 1 सही है। एनपीआर के अंतर्गत सामान्य निवासी वह व्यक्ति है जो किसी स्थान पर 6 माह या उससे अधिक समय से निवास कर रहा है तथा अगले 6 माह या उससे अधिक समय तक वहां रहने का इरादा रखता है। इसका उद्देश्य देश में रहने वाले लोगों का एक व्यापक पहचान डेटाबेस बनाना है, अतः कथन 2 सही है। एनपीआर पहली बार 2010 में एकत्र किया गया था और 2015 में अद्यतन किया गया था, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। लॉस एंड डैमेज फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विकसित देशों के योगदान के साथ बढ़ते समुद्र स्तर, उष्ण लहरों और चरम मौसम जैसी जलवायु जनित क्षतियों का सामना कर रहे विकासशील और छोटे द्वीपीय देशों का समर्थन करने पर केंद्रित है। 2. इसका प्रबंधन एक शासी बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसका अंतरिम ट्रस्टी विश्व बैंक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अमेरिका ने लॉस एंड डैमेज फंड से खुद को अलग कर लिया है जिससे पेरिस समझौते और ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसी वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं से उसकी दूरी और बढ़ गई है। एलडीएफ मिस्र में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 में गठित एलडीएफ विकसित देशों के योगदान के साथ बढ़ते समुद्र स्तर, उष्ण लहरों और चरम मौसम जैसी जलवायु जनित क्षतियों का सामना कर रहे विकासशील और छोटे द्वीपीय देशों का समर्थन करता है, अतः कथन 1 सही है। एलडीएफ का प्रबंधन एक शासी बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसका अंतरिम ट्रस्टी विश्व बैंक है, अतः कथन 2 सही है। एलडीएफ के तहत लगभग 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वादा किया गया था जिसमें वापस लेने से पहले अमेरिका ने 17.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये बड़े जलीय पक्षी हैं जिन्हें मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अपने अंगों जैसी लंबी चोंच एवं लार्ज थ्रोट पाउच के लिए जाना जाता है। 2. ये पक्षी मांसाहारी होते हैं जो मुख्य रूप से मछली खाते हैं लेकिन उभयचर क्रस्टेशियन कीट पक्षी एवं छोटे स्तनधारी भी खाते हैं। 3. ये अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर मिलते हैं तथा झीलों एवं नदियों जैसे गर्म तटीय और अंतर्देशीय जल को पसंद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उपर्युक्त विवरण से सबसे बेहतर रूप से संबंधित है? ए पेलिकन, बी कोरमोरेंट, सी अल्बाट्रॉस, डी हेरॉन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पेलिकन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पेलिकन बड़े जलीय पक्षी है जिन्हें मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अपने अंगों जैसी लंबी चोंच एवं लार्ज थ्रोट पाउच के लिए जाना जाता है। पेलिकन अत्यधिक सामाजिक पक्षी है जो सैकड़ों की संख्या में कॉलोनियों में रहते हैं। यह पक्षी मांसाहारी होते हैं जो मुख्य रूप से मछली खाते हैं लेकिन उभयचर क्रस्टेशियन कीट पक्षी एवं छोटे स्तनधारी भी खाते हैं। ये अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर मिलते हैं तथा झीलों एवं नदियों जैसे गर्म तटीय और अंतर्देशीय जल को पसंद करते हैं, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। 2. विजन +30 कार्य एजेंडा का उद्देश्य 30 वर्षों के बाद BPFA के कार्यान्वयन की समीक्षा और मूल्यांकन करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन इसे वर्ष 1995 में बीजिंग चीन में आयोजित महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह महिलाओं एवं लड़कियों के अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम है जो विधिक संरक्षण, सेवा तक पहुंच, युवा सहभागिता तथा सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। भारत BPFA पर हस्ताक्षर करता है। विजन +30 एक्शन एजेंडा यह BPFA की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है ताकि इसके कार्यान्वयन की समीक्षा और मूल्यांकन किया जा सके, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए।
एक, ये ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है। 2, नीलगाय, चिंकारा, चौसिंगा इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं। 3, हाल ही में इसे भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। उपर्युक्त विशेषताओं से निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र सबसे अच्छा वर्णित है? ए, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, सी, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, डी, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, माधव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है। यह ऊपरी विंध्य पहाड़ियों का हिस्सा है और ऐतिहासिक रूप से मुगल सम्राटों और ग्वालियर के महाराजा के लिए शिकारगाह था। इसे वर्ष 1959 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इस उद्यान में झीलें, शुष्क पर्णपाती व कांटेदार वन सहित समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां बाघ, तेंदुआ, नीलगाय, चिंकारा, चौसिंगा और विभिन्न प्रकार के हिरण पाए जाते हैं। यह भारत के 32 प्रमुख बाघ कॉरिडोर में शामिल है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बाघ संरक्षण योजना के माध्यम से संचालित किया जाता है। हाल ही में इसे भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। रिजर्व में वर्तमान में 5 बाघ हैं, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, कभी कभी खबरों में रहने वाली दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, पंचायती राज शासन, बी, न्यायिक नियुक्तियां, सी, पर्यावरण संरक्षण, डी, चुनाव सुधार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, चुनाव सुधार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दिनेश गोस्वामी समिति ने चुनाव सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया, चुनाव व्यय लेखा के पुनर्गठन की सिफारिश की। इसने सेना, अर्धसैनिक कर्मियों, राजनयिकों और विदेशी नागरिकों के लिए प्रॉक्सी वोटिंग का भी प्रस्ताव रखा। इंद्रजीत गुप्ता समिति वर्ष 1998 भी चुनावी सुधारों से संबंधित थी। इसने निष्पक्षता सुनिश्चित करने और कम धनी दलों को समर्थन देने के लिए राज्य प्रायोजित चुनावों का प्रस्ताव रखा। इसने केवल मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण की सिफारिश की। साथ ही राज्य मीडिया और अन्य सुविधाओं पर निःशुल्क एयर टाइम की भी सिफारिश की, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, हिमस्खलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इसका आशय किसी पर्वतीय ढाल से हिम और हिम के मलबे के द्रुत प्रवाह से है। 2, भीषण शीतकालीन हिमपात और वसंत हिमद्रवण के कारण हिमस्खलन का खतरा दिसंबर से अप्रैल माह की अवधि में चरम पर होता है। 3, यह हमेशा प्राकृतिक शक्तियों के कारण होता है, जिससे मृदा, चट्टानों और मलबे के प्रवाह से विनाश होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिमस्खलन अथवा हिमघाव का आशय किसी पर्वतीय ढाल से हिम और हिम के मलबे के द्रुत प्रवाह से है। इसके साथ प्रायः मृदा, चट्टानें और मलबा आता है, जिससे विनाश होता है, अतः कथन 1 सही है। भीषण शीतकालीन हिमपात और वसंत हिमद्रवण के कारण हिमस्खलन का खतरा दिसंबर से अप्रैल माह की अवधि में चरम पर होता है, अतः कथन 2 सही है। हिमस्खलन प्राकृतिक और मानव प्रेरित दोनों कारकों से होता है, जैसे वनों की कटाई से ढलान की स्थिरता में कमी आना, साहसिक पर्यटन से बर्फ के ढेर में असंतुलन होना और ग्लोबल वार्मिंग से हिम के जमने व पिघलने के चक्र में असंतुलन होना, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अक्सर समाचारों में आने वाली काराकोरम विसंगति का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? 1, यह एक ऐसी घटना है जिसमें वैश्विक ग्लेशियर क्षेत्र में कमी आने के बावजूद काराकोरम पर्वतमाला के ग्लेशियरों में स्थिरता बनी हुई है, यह उनका द्रव्यमान बढ़ रहा है। 2, यह एक भूवैज्ञानिक घटना है जिसके कारण काराकोरम पर्वतमाला में बार बार भूकंप आते हैं। सी, यह काराकोरम क्षेत्र में ज्वालामुखी गतिविधि में आकस्मिक वृद्धि से संबंधित है। डी, यह एक दुर्लभ मौसम प्रतिरूप है जिसके कारण काराकोरम पर्वतमाला में अत्यधिक वर्षा होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। काराकोरम विसंगति। विसंगति का तात्पर्य काराकोरम रेंज में ग्लेशियरों के असामान्य व्यवहार से है, जहां वे या तो स्थिर रहे हैं या उनके द्रव्यमान में मामूली वृद्धि हुई है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक स्तर पर ग्लेशियर में आने वाली कमी की प्रवृत्ति के विपरीत है। काराकोरम रेंज एक पर्वतीय क्षेत्र है जो पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान तथा चीन तक विस्तृत है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करने का निर्णय लिया गया। 2, दार आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन का मूल्यांकन भाषाई आधार पर किया, किंतु उसने भाषाई एकरूपता की तुलना में प्रशासनिक दक्षता को अधिक प्राथमिकता दी। 3, फजल अली आयोग ने भाषाई राज्यों के गठन की सिफारिश की, किंतु राष्ट्रीय एकीकरण और प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कुछ शर्तों का भी उल्लेख किया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करने का निर्णय लिया गया, अतः कथन एक सही है। इस कदम का उद्देश्य विभिन्न भाषाई समूहों के हितों को बढ़ावा देना था, जिससे आगे चलकर भाषाई राज्यों की मांग उठी। दार आयोग, जिसका नेतृत्व एस.के. दार ने किया था, ने राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया, किंतु उसने इस विचार का विरोध किया और भाषाई एकरूपता की तुलना में प्रशासनिक दक्षता को अधिक महत्व दिया, अतः कथन 2 सही है। फजल अली आयोग, जिसमें फजल अली के साथ के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू सदस्य थे, ने राज्यों के पुनर्गठन का मूल्यांकन भाषाई और अन्य कारकों के आधार पर किया। इससे राष्ट्रीय एकीकरण और प्रशासनिक दक्षता बनाए रखने हेतु कुछ शर्तों के साथ भाषाई राज्यों के गठन की सिफारिश की, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे कई राज्यों का निर्माण हुआ, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत ने सर्वप्रथम वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त किया। 2. वर्ष 2024 में भारत का सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लगभग 5% था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 व 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच 39वां स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2023 में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर था, अतः कथन एक सही नहीं है। वैश्विक नवाचार सूचकांक किसी अर्थव्यवस्था की नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में कार्य करता है। यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है और नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं एवं अन्य हितधारकों के लिए एक मूल्यवान बेंचमार्किंग उपकरण के रूप में कार्य करता है। वर्ष 2024 में भारत का अनुसंधान एवं विकास पर सकल व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.64% था, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा अप्रभावित प्रतिनिधि क्षेत्र है। 2. इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 3. इसमें बहने वाली डिफ्लो नदी के अलावा 250 से अधिक मौसमी जल निकाय भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उपर्युक्त विवरण से सबसे अधिक सुमेलित है? ए. मानस राष्ट्रीय उद्यान, बी. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी. नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, डी. डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।